पहला क्वेश्चन दिया गया है समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो इसको सबसे पहले जो है इस समीकरण को पहले नोट करेंगे, 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया है। अब द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, और यहाँ a के सामने देखेंगे 5 है तो a बराबर 5 हो गया, b बराबर -3 है तो b बराबर -3 हो जाएगा, c बराबर 2 है तो c बराबर 2 हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा गया है, मूलों का योग। तो मूलों का योग का सूत्र होता है -b/a। सूत्र क्या होता है, -b/a। अब यहाँ पे मान भर लेंगे तो माइनस यहाँ पहले नोट कर लेंगे। b का मान क्या दिया गया है, -3 तो -3 हो जाएगा, और a का मान क्या है 5 तो a का मान 5 हो गया। माइनस माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा 3/5। इसमें विकल्प जो है देखेंगे पहला वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, 3/5 पहला विकल्प क्या है सही है, लिखेंगे विकल्प 1 3/5। तो समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं दिया गया है यदि 3 काट a बराबर जो दिया गया है सेक a है तो मान होगा। तो यहाँ 3 काट a बराबर 4 है तो सेक a का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर प्रश्न को नोट कर लेंगे, 3 क्या दिया गया, 3 काट a बराबर 4 दिया गया है। तो यहाँ पर जब 3 काट a बराबर 4 दिया गया है तो काट a बराबर ये 3 नीचे चला जाएगा 4/3, और काट a का सूत्र होता है आधार बटा लंब होता है। तो आधार कितना है 4 है और लंब कितना है तो 3 है, तो आधार 4 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कर्ण इसमें नहीं दिया गया है तो पहले कर्ण का सूत्र लिखेंगे। कर्ण का सूत्र होता है लंब का वर्ग प्लस क्या होता है आधार का वर्ग होता है। लंब 3 का वर्ग हो जाएगा, आधार 4 का वर्ग होगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 9 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, कर्णी में 25, और कर्णी 25 का मान क्या होता है 5 होता है। तो AC मतलब इसमें AC कर्ण है तो AC बराबर 5 सेमी हो गया। अब सेक A का मान पूछा है तो सेक A बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा आधार होता है, और इसमें कर्ण कितना दिया गया है तो 5 दिया गया है 5 हो जाएगा, और आधार कितना दिया गया है तो 4, तो 5/4 हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 जो है सही हो जाएगा 5/4। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। तो ग वाला प्रश्न दिया गया है समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया है और x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है तो दोनों समीकरण को पहले नोट करेंगे। x माइनस वाई बराबर 2 है और x प्लस वाई बराबर 2 है। अब ये दोनों विपरीत चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो याद रखिए समीकरण 1 समीकरण 2 को जब जोड़ेंगे तो y माइनस है y प्लस से कट जाएगा, 1x मिलकर के 2x हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो x का मान 2 आ गया। अब x का मान जो है किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x/2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण नंबर 1 है, और यहाँ x की जगह पे 2 भर देंगे, माइनस वाई बराबर 2 हो गया। ये 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2 में से 2 चला जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस वो 0 के पास जाएगा तो माइनस वाई जो है 0 जो है क्या बनेगा y बराबर 0 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 जो है दिया गया है सही है, x बराबर 2 है, y बराबर 0 जो है विकल्प नंबर 2 क्या है सही है। तो अगला प्रश्न दिया गया 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। यह प्रश्न बहुत ही IMP कई सालों के बोर्ड के पेपर में यह पूछा गया है। तो सबसे पहले लिखा है 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है समांतर माध्य लिखेंगे। सूत्र इसका होता है कुल पदों का योग बटा क्या होता है कुल संख्या। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 9 हो जाएगा। कुल जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 45/9, और 9 से 45 काट देंगे तो 5 बार में जाएगा। तो विकल्प नंबर इसमें दूसरा जो है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। विकल्प नंबर दूसरा 5 इसमें सही है। तो यह भी प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर समांतर माध्य का सूत्र लिखा जाएगा कुल पदों का योग बटा कुल संख्या। अगला प्रश्न दिया गया यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 है तथा मध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा। तो यह प्रश्न जो है सूत्र से लागू किया जाएगा और सूत्र से इसको हल करके लागू किया जाए, क्योंकि वह जो है इसमें माध्य भी दिया है मध्यिका दिया है बहुलक पूछा जा रहा है। तो इसके लिए सूत्र होता है 3 गुणे मध्यिका बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। अब इसके सहायता से ही बहुलक की गणना करेंगे। मान लेते हैं बहुलक वाला संख्या को x मान लिया गया तो 3 उतर जाएगा, मध्यिका जो है 20 हो गया, बहुलक जो है x हो जाएगा, 2 उतर जाएगा, माध्य 20.5 हो जाएगा। 20 में 3 का गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, x उतर जाएगा
और 20.5 का गुणा 2 में करेंगे तो यह हो जाएगा 41.0 हो जाएगा। अब 41 प्लस 41 को पक्षांतर कर देंगे तो 60 में से 41 घट जाएगा तो बन जाएगा 19 बराबर यक्स, तो यक्स बराबर 19। इसका मतलब बहुलक इसमें क्या आ जाएगा 19 हो जाएगा। बहुलक को जो है माना बहुलक यक्स मान लिया गया था, इसलिए बहुलक की जगह पे यक्स लिखते चले आए हैं तो यक्स का मान 19 आया। तो इसमें विकल्प नंबर तीसरा जो है 19 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब यहाँ से अगला प्रश्न देख लेंगे क्या दिया गया है चित्र में। यह त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। यदि पी क्यू संबंधे बी सी बराबर 1 संबंधे 3 है तो ए बी तथा पी बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ चित्र भी दिया गया है और इस चित्र में कह रहा है कि बी सी जो है बी सी के समांतर कौन है पी क्यू है, और यहाँ पर पी क्यू देख लीजिए यहाँ से पी क्यू यह मान पी क्यू और यह बी सी दोनों का अनुपात दिया गया है 1 संबंधे 3। तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू संबंधे बी सी बराबर 1 संबंधे 3, मतलब इन दोनों का अनुपात 1 संबंधे 3 दिया गया है। अब यहाँ पर किसका पूछा जा रहा है तो ए पी संबंधे बीपी का अनुपात पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी पी क्यू माने यह जो मान दिया गया पी क्यू बटा बी सी, इसको अगर अनुपात हटाते हैं तो उसको बटा में लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो सूत्र बनाया जाएगा थेल्स प्रमेय से सूत्र बनेगा। अब यहाँ देखिए सूत्र कैसे बनेगा, ए पी क्या बनेगा ए पी बटा क्या बनेगा यहाँ हो जाएगा पी क्यू, क्या बनेगा ए पी बटा यह हो गया पी क्यू। देखिए यहाँ से ए पी यहाँ से आए इधर मुड़ना है। इसी प्रकार यहाँ पर ए बी बटा क्या हो जाएगा बी सी। देखिए ध्यान से यहाँ से आकर के ऐसे मोड़ लीजिए, यहाँ से आकर के ऐसे नीचे की तरफ मोड़ लीजिए। कितना आसान सूत्र है, थेल्स प्रमेय के नियम से यहाँ से ऐसे और यहाँ से आकर के सीधा। तो लिखेंगे ए पी बटा पी क्यू और ए बी बटा बी सी। अब ये ए बी को नीचे कर दीजिए और पी क्यू को ऊपर भेज दीजिए। तो यह पक्षांतर करेंगे तो ए बी नीचे आ जाएगा, बराबर क्या बनेगा यह पी क्यू ऊपर चला गया बटा बी सी। अब यहाँ पे देखेंगे ए बी किसके बराबर है, तो यह ए बी में 2 भाग है। कौन कौन भाग है, तो ए पी प्लस बीपी। तो अब यहाँ पर ए बी को हटा देंगे और उसके स्थान पर लिखेंगे कि ए पी प्लस बीपी। अब लिखने के बाद से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे ए पी बटा ए पी प्लस बी पी बराबर 1/3। अब यहाँ का कहाँ से आया था, तो ये दोनों का जोड़ जो मिलेगा वह ए बी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से इसका गुणा कर लेंगे तो 3 का गुणा ए पी में करेंगे तो 3 ए पी हो जाएगा, ए पी का गुणा 1 में करेंगे तो ए पी हो जाएगा, पी बी का गुणा जो 1 में करेंगे तो पी पी हो जाएगा पी पी। अब इसको ए पी को पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 3 ए पी माइनस ए पी बराबर बी पी। अब 3 ए पी में से 1 ए पी घट जाएगा, 2 ए पी बराबर बी पी हो गया। अब यहाँ पर जो है 2 को नीचे भेज देंगे तो 2 नीचे चला जाएगा तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा बी पी बटा 2 हो जाएगा। अब ये बी पी को नीचे भेज देंगे तो यहाँ पर ऊपर बचेगा 1/2 हो जाएगा। तो अब इसका संबंधे क्या बन जाएगा, ए पी बटा बी पी का संबंधे 1/2 बन जाएगा। तो यहाँ पर संबंधे 1 संबंधे क्या हो जाएगा 2। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से ही बताया गया है। तो इसको जो है संबंधे इसमें विकल्प तीसरा जो है क्या हो जाएगा सही है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो गया है। अब अगला प्रश्न दिया गया है 2 का क, सभी खंड कीजिए। अब यहाँ सभी खंड कीजिए क्या दिया गया, यदि 27, 23, x - 4, x + 4, 15, 3 और 7 का माध्य क्या है 15 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर माध्य दिया है 15। अब यहाँ पर 27, 23, x - 4, x + 4, 15, 3, 7 तक सूत्र होता है माध्य बराबर कुल पदों का योग बटा क्या होता है कुल संख्या होता है। तो माध्य के जगह पे 15 लिख देंगे क्योंकि प्रश्न में 15 दिया गया था। कुल पदों का योग मतलब कुल पदों की जो संख्या दिया गया है 27, 23, x - 4, x + 4, 15 और 3 + 7 इस सबको क्या कर देंगे जोड़ कर लेंगे। अब ये जोड़ हो जाएगा और जब जोड़ हो जाएगा तो यहाँ पर जो संख्या कितना बन रहा है संख्या गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 संख्या है। अब ये 4 से 4 को क्या करेंगे काट देंगे। अब 4 4 कट जाएगा, 27, 23 को और यहाँ 15 को और 3 को 7 को जोड़ेंगे तो 75 प्लस और 1 x मिलकर के कितना बनेगा 2x हो जाएगा बटा में 7। 15 का गुणा 7 में करेंगे तो 15 × 7 = 105 हो जाएगा। अब 75 प्लस 2x बराबर 105 हो गया। 75 को पक्षांतर कर लेंगे तो 105 में से 75 घट जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर बचेगा 30 बचेगा। 2 को नीचे भेज देंगे तो 2 से 30 कट जाएगा। तो कितने बार में कटेगा, तो या 2 से 30 को काटेंगे तो 15 बार में कटेगा। 15 दूना 30 तो x का मान क्या आ जाएगा 15
हो जाएगा। तो यह विकल्प बहुविकल्पी प्रश्न नहीं है। 2 का ये क वाला प्रश्न को देख लीजिए, x बराबर 15 आ गया। तो अब 2 का ख प्रश्न समझेंगे। तो 2 का ख प्रश्न दिया गया, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करनी में 3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सूर्य जी बने हुए हैं, देख लीजिए, और यहाँ पर जो बना हुआ है मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और इसकी छाया 20 करनी में 3 मीटर है। माना उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। मान लिया गया उन्नयन कोण थीटा है। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब हो जाएगा या आधार हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब के जगह पे 20 है और आधार की जब 20 करनी में 3 है, 20 से 20 कट गया, 1 बटा करनी 3 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर 1 बटा करनी 3 हो गया। तो tan में किसका मान 30 अंश होता है, तो tan 30 अंश का मान जो है, tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटा करनी में 3 होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, अब तुलना जब कर लेंगे तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा के सामने 30 अंश है तो थीटा बराबर 30 अंश, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न दिया गया है, 10 व्यक्तियों का भार माध्य दिया गया 45.65 किग्रा है, इसके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो माध्य कितना दिया गया, 45.65 केजी दिया गया है, कुल संख्या 10 दिया गया है। माध्य का सूत्र होता है कुल पदों या भारों का योगफल लिख सकते हैं बटा कुल संख्या। अब यहाँ पर माध्य के जगह पर 45.65 लिख देंगे और भारों का योगफल नोट कर लेंगे, या भारों का योगफल यहाँ पर नोट हो जाएगा। और कुल संख्या 10 है। अब 10 में इसका गुणा जब करेंगे तो 10 में जब गुणा होगा तो ये 45.65 का गुणा जब 10 में होगा तो 456.5 केजी हो जाएगा। यह भारों का योगफल आ गया। बहुत सरल प्रश्न आया हुआ था। तो अब अगला प्रश्न दिया गया, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण नोट करेंगे, 2x² माइनस 5x प्लस k बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण को तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब a के सामने देखेंगे 2 है तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -5 हो जाएगा, c बराबर k है तो c बराबर k हो जाएगा। अब इसमें कहा है मूल बराबर होने का नियम। तो मूल बराबर होने का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0, यह सूत्र होता है मूल बराबर होने का नियम। b के जगह पे -5 का वर्ग हो जाएगा, माइनस हो गया, 4 उतर जाएगा, a का मान 2 हो गया, c का मान k बराबर 0। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, वर्ग से माइनस हट जाएगा, 2 घात से माइनस हट जाता है। 4 में 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 8 के बराबर 0। ये 25 प्लस है, जब पक्षांतर कर देंगे तो क्या बनेगा, -25 हो जाएगा। तो -8 के बराबर -25 हो जाएगा, -8 नीचे जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, के बराबर 25/8 हो जाएगा। बहुत सरल भाषा में बताया गया। तो अगला प्रश्न दिया गया, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर दो घन है, तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे घन का आयतन 64 घन सेमी दिया गया है प्रश्न में। घन का आयतन का सूत्र क्या है, a का क्यूब बराबर 64 है, तो a का क्यूब बराबर 64 को लिख सकते हैं 4 के ऊपर 3 घात, और a बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेमी। मतलब यहाँ a बराबर जो है 4 सेमी इसका भुजा आ गया। अब ये दो घन को जब मिलाएंगे, ध्यान दीजिए, जब दो घन को मिलाएंगे तो यह घनाभ बन जाता है। 4 सेमी भुजा वाले दो घनों को संलग्न करने पर एक घनाभ बनता है। जब दो घन मिलता है तो एक घनाभ बनेगा, और जब घनाभ बनेगा तो लंबाई बढ़ जाएगा, चौड़ाई वही रहेगा, ऊंचाई वही रहेगा, लेकिन लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो घनाभ बनता है, और घनाभ की लंबाई यल बराबर अब क्या हो जाएगा, 4 + 4, इसका मतलब 4 इसका और 4 इसका, तो 4 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 सेमी लंबा हो जाएगा। चौड़ाई जो है 4 सेमी रहेगा, ऊंचाई जो है 4 सेमी रहेगा। तो लंबाई 8 सेमी हो गया, चौड़ाई 4 सेमी हो गया, ऊंचाई 4 सेमी हो गया। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ सूत्र नोट करेंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 कोष्टक में LB + BH + HL। ये किसका सूत्र है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 उतर जाएगा, लंबाई 8 था, चौड़ाई 4 था, प्लस हो जाएगा, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 4 है, जो ऊंचाई है 4 है, लंबाई 8 है। 8 चौको 32 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, 8 चौको 32, 32 और 32 जोड़ के 16 जोड़ करके 80 लिखेंगे, और 80 में 2 का गुणा करेंगे, 160 वर्ग सेमी आ जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न दिया गया 3 का ख, इसमें पूछा गया है मध्यिका ज्ञात कीजिए। हर साल एक प्रश्न मध्यिका का आता रहता है, तो मध्यिका का प्रश्न कैसे हल करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले जो दिया गया है वर्ग अंतराल जो दिया गया है, तो पहले वर्ग अंतराल को नोट करेंगे, दिया गया वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो यहाँ वर्ग अंतराल 0 से
10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दिया गया है। 12 में बढ़ता 7, 12, 18, 15, 10, 3 जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। इसको जोड़ने पर कितना आएगा? 65 आ जाएगा। अब संचयी बारंबारता कैसे बनता है? तो सबसे पहले देखिए, संचयी बारंबारता बनाने के लिए पहले 7 को यहाँ नोट करेंगे। 7 में 12 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 में 18 जोड़िएगा, 37 हो जाएगा। 37 में 15 जोड़ेंगे, 52 हो जाएगा। 52 में 10 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। 62 में 3 जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जितना जोड़ आता है वही जोड़ इसके ठीक सामने आना चाहिए, तभी तो यह संचयी बारंबारता सही माना जाता है। अब यहाँ लिखेंगे यम बराबर होता है, यम बराबर यम प्लस 1/2। यम का मान 65 है क्योंकि विषम संख्या दिया है, तो 65 प्लस 1/2, 2 से 65 काटेंगे तो 33। अब इसमें 33वां पद कहाँ पे है? अब यहाँ 33वां पद देखेंगे किस में छिपा है। तो 33वां पद आया हुआ है, तो 33वां पद देखिए इसमें यह 37 है, तो इसी के अंदर 33 होगा क्योंकि 19 है, यह 37 है। तो इसके ठीक सामने जो है देखेंगे L1 मानते हैं, इसको L2 मानते हैं, F मानते हैं, इसके ऊपर वाला संख्या को CF मानते हैं। देखिए इसमें 33 नहीं छिपा है क्योंकि 19 है, ये 33 इसी के अंदर होगा। तो इसके सामने वाले L1, L2, F, इसको ऊपर वाला CF हो जाएगा। तो इसको बाहर कर लेंगे, L1 कितना है, L2 कितना है, F कितना है और CF कितना है, पहले इसको नोट कर लेंगे। तो L1 जो है 20 है, L2 30 है, F 18 था, CF 19 था। और H कैसे निकलता है? अधिक वाला में से कम वाला घटाते हैं, L2 में से L1 घट जाएगा, 30 में से 20 घटेगा 10, मतलब ये वर्ग अंतराल 10 का अंतर था। अब H बराबर 10 आ गया। मध्यिका का सूत्र होता है L1 प्लस N/2 माइनस CF गुणे H/F। यह सूत्र किसका है? तो ये मध्यिका का यह सूत्र होता है। अब L1 कितना था? तो L1 जो है 20 था, प्लस अब N/2, तो N का मान 65/2 माइनस 19 प्लस गुणे जो है H का मान 10 हो जाएगा, बटा 18 हो जाएगा। बटा 18 मतलब F का मान भर देंगे 18, और यहाँ N का मान, यहाँ CF का मान, यहाँ H का मान। अब 20 को नोट कर लेंगे, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो देखिए ध्यान से, यहाँ तक अलग है बटा है, यहाँ पे 20 अलग है। तो अब 2 से 65 काटेंगे तो 32.5 में से 19 घटेगा, बटा गुणे 10, अब बटा 18 हो जाएगा। अब यहाँ 32.5 में से 19 घट जाएगा तो ये बनेगा 13.5 गुणे 10, अब बटा 18। अब 10 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 135/18। अब 135 में जो है 18 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7.5 आ जाएगा। तो 20 में 7.5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 27.5 आ जाएगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 27.5 जो है आंसर क्या है? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मध्यिका कैसे निकाला जाता है आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न दिया गया 3 का घ, x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले द्विघात समीकरण को तुलना करेंगे। x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 दिया गया है, तो इसमें तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a के सामने देखेंगे 1 है, b के सामने -7 है और c के सामने देखिए 12 है। तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर -7 हो गया, c बराबर 12 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा इसका नाम होता है मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है? तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं -b/a होता है। तो -b/a और माइनस यहाँ नोट कर लेंगे, b का मान -7 हो गया बटा a, तो माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 7/a, तो बटा क्या बराबर क्या हो जाएगा? 7। 1 से 7 में भाग करेंगे तो बराबर 7 आ गया। तो मूलों का योगफल 7 आ गया। अब मूलों का अब यहाँ गुणनफल निकालेंगे, उसके बाद से तब जाकर के मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे नोट कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c का मान 12 हो गया बटा a, तो यहाँ 1 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 हो जाएगा। तो मूलों का गुणनफल आ गया 12। अब यहाँ लिखेंगे मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो बीटा का गुणा 1 में होगा तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, और नीचे गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। अब इसको अल्फा को आगे कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अब मूलों का योगफल का मान क्या है? तो 7 दिया गया है क्योंकि 7 निकाला गया है, और मूलों का गुणनफल कितना दिया है? तो 12 है, तो 7/12 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। जब व्युत्क्रमों का योगफल कहा जाएगा तो इसका बटा जो किया जाएगा, मूलों का बटा जो होता है तो इसको व्युत्क्रम कहते हैं। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर जो है समझ में आ गया 3 का ग। अब सीखेंगे 3 का घ। तो दिया गया दो संख्याओं का योगफल क्या है? 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है? y है, और
और इसमें दिया गया है कि दोनों संख्या का योग जो है 85 है, तो x प्लस वाई बराबर क्या है 85 हो गया। और समीकरण नंबर क्या बनेगा 1, क्योंकि दोनों संख्या को जोड़ने पर 85 चाहिए। और एक प्रश्न में और दिया गया है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो यहाँ दिया गया प्रश्नानुसार बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक, तो बड़ी संख्या क्या माने हैं x है, छोटी संख्या क्या माने हैं y माने हैं, गुणे क्या है 4 है, प्लस क्या है 5 है। 4 में y का गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। अब ये 4y जो है प्लस है, पक्षांतर कर दें तो -4y हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करेंगे जोड़। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर भी प्लस में है और यहाँ पर भी प्लस में है, तो समान चिन्ह है तो समान चिन्ह में घटाते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से घटाने पे जब होगा तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस, और यह हो जाएगा प्लस और यह हो जाएगा माइनस। x से x कट जाएगा, 4y में से 1y चला जाएगा, 4y और ये देखिए यहाँ पर y प्लस में है, ध्यान दीजिएगा 4y और 1y जोड़ेंगे 5y हो जाएगा। 85 में से 5 जाएगा तो 80 हो जाएगा, 5 नीचे जाएगा, 5 से 80 काट देंगे, y बराबर 16 आ जाएगा। तो y का मान तो 16 आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो y बराबर 16 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है x प्लस वाई बराबर 85 है, तो x यहाँ हम नोट कर लेंगे। y का मान 16 है, 16 पक्षांतर करेंगे। अब 85 में से 16 घट जाएगा, तो यहाँ 85 में 16 घटने के बाद 69 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा बड़ी संख्या x था तो x बराबर आ जाएगा 69, और छोटी संख्या y था तो y बराबर 16 इसकी संख्या आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे 4 का क। तो 4 का क में कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण यह समीकरण दिया गया है और अद्वितीय हल है। तो यहाँ अद्वितीय हल के लिए जो है k का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया पहला 2x प्लस के वाई बराबर 1, अब यह 1 को पक्षांतर करेंगे तो यह -1 हो जाएगा। अब -1 होने के बाद से पहला जो समीकरण तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर अब a1 के सामने 2 है तो a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर k हो जाएगा, c1 बराबर -1 हो जाएगा। तो a1 2, b1 k, c1 -1। अब दूसरा समीकरण क्या है 3x माइनस 5y बराबर 7, 7 प्लस में है पक्षांतर करेंगे तो -7 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको तुलना किससे करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना करने पर। अब ये दूसरा समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण से तुलना करेंगे तो a2 बराबर 3 और b2 बराबर -5 और c2 बराबर -7। अब यहाँ पे अद्वितीय हल के लिए सूत्र होता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यह अद्वितीय हल के लिए फार्मूला बना है। तो अब यहाँ पर इसका मान भर लेंगे, तो मान जब भरेंगे तो a1 का मान 2 है और a2 का मान 3 है और नॉट इक्वल टू हो जाएगा b1 का मान k है। देख लीजिए b1 का मान k है और b2 का मान -5 है। अब इसमें गुणा जब करेंगे, ऐसे गुणा जब हो जाएगा तो -5 का गुणा, ध्यान दीजिए -5 का गुणा 2 में होगा और 3 का गुणा k में, तो 3 k नॉट इक्वल टू -10, तो और 3 नीचे चला जाएगा, -10 बटा 3 मतलब k नॉट इक्वल टू -10 बटा 3 अद्वितीय हल के लिए k का मान निकल गया। तो 4 का क भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगला प्रश्न दिया गया है, एक शंकु का आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, ऊंचाई 12 सेमी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो मान दिया गया है, यहाँ r का मान दिया गया है 3.5 सेमी। अगर इसका दशमलव हटाते हैं तो यह 3.5 लिखा है, तो 3.5 को आप क्या लिख सकते हैं r बराबर 7/2 लिख सकते हैं। 7 का आधा कितना होता है 3.5 होता है, और h बराबर 12 दिया गया है, l बराबर पूछा जा रहा है, आयतन बराबर पूछा जा रहा है। प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है यल बराबर, आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग होता है। एच का मान 12 का वर्ग हो गया प्लस आर का मान 7/2 का वर्ग हो जाएगा। 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 होगा। 4 में 144 का गुणा करेंगे 576, इसका गुणा होगा 576 में 49 जोड़ करके बटा 4, 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625/4 हो जाएगा। 625 जो बाहर निकलेगा मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 2 से 25 में भाग
करेंगे 12.5 सेमी इसकी तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया था इसी में शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन का सूत्र है। 1/3 उतर जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, r का मान 7/2, r का मान 7/2, क्योंकि 2 घात है इसलिए इसको 2 बार लिखिएगा। h का मान 12 है। अब 7 से 7 खत्म, 3 से 12 काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, 2 दूना 4 भी खत्म, बचेगा क्या 22 बचेगा, एक 7 बचेगा। 22 में 7 का गुणा करेंगे 154 घन सेमी आ जाएगा। तो इसका आयतन भी निकल गया। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न दिया गया है यदि tan a बराबर काट b है तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90। तो यहाँ सबसे पहले प्रश्न को नोट करेंगे, tan a बराबर काट b। अब ये काट को हटाएंगे क्योंकि tan 90 माइनस बी बराबर क्या होता है, काट b, मतलब tan 90 माइनस थीटा काट थीटा होता है। तो इस काट थीटा को हटा देंगे, tan 90 माइनस बी लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो tan से tan खत्म हो गया, a बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस बी। अब 90 माइनस बी हो गया, b को पक्षांतर करेंगे तो 90 प्लस बी बराबर 90 हो जाएगा। यह बी को जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस बी पक्षांतर होगा तो प्लस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर 90 सिद्ध हो गया। कितना छोटा प्रश्न बोर्ड में आया हुआ था। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान से इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा रिपीट होता रहता है। बोर्ड के एग्जाम में हमेशा क्या होता है, एक पेपर में से जो क्वेश्चन आया रहता है उसी को दोबारा भी भेज दिया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त क्या है, व्यास है, जिसका केंद्र क्या दिया 2, -3 है, तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है। तो यहाँ पर एक जो वृत्त खींचेंगे और इसका ये व्यास है। तो व्यास है तो और यहाँ पर ये क्या है, यह ए बिंदु और ये बी बिंदु है और ये बीचों बीच में इसका केंद्र दिया गया है। तो यहाँ पर यहाँ का ए वाला बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, क्योंकि बी वाला निर्देशांक दिया हुआ है। तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेंगे, और यह वाला मान को बी वाला मान को x2 y2 मान लेंगे, 1, 4 को, और इसको xy मान लेंगे। तो लिखेंगे माना ए का निर्देशांक x1, y1 है। मध्य बिंदु का निर्देशांक आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, x बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2/2। ये सूत्र किसका होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक का। अब x का मान 2 हो जाएगा, x1 का मान x1 ही दिया है, x2 का मान 1 दे दिया है तो 1 रख देंगे, बटा 2, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा, और 1 को पक्षांतर करेंगे तो 4 में से 1 चला जाएगा 3, x बराबर 3 आ गया। मतलब यहाँ x1 का मान जो है क्या आया, 3 आ गया। अब इसी प्रकार y बराबर y1 प्लस y2/2। अब यहाँ y1 का मान प्रश्न में क्या दिया, तो y1 का मान देखिए -3 है, क्योंकि ये मध्य बिंदु का निर्देशांक दे चुका है। तो यहाँ पर y के जगह पे क्या रखेंगे, -3 रख लेंगे। अब यहाँ -3 हो जाएगा, बराबर y1 के जगह पे y1 हो गया, प्लस y2 के जब 4 हो गया, बटा 2, और यहाँ 2 में 3 का गुणा करेंगे, 2 3 6, -6 हो जाएगा। 4 + 4 है, पक्षांतर करेंगे -4 हो जाएगा। -6 में से -6 -4 मिलेगा तो क्या बनेगा, -10 हो जाएगा। तो y1 का मान क्या आ गया, -10 आ गया। तो इसका मतलब अतः ए का निर्देशांक x1, y1 का मान क्या आया, 3, -10 यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि x1 का मान 3 आया था और y1 का मान -10 है, 3, -10 है। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए 2 + कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना लिखेंगे 2 + कर्ण 3 परिमेय संख्या। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले परिमेय संख्या लिखना पड़ेगा, और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। तो 2 + कर्ण 3 बराबर p/q हो गया, 2 प्लस है पक्षांतर करेंगे -2 हो जाएगा। अब q में गुणा कर लेंगे तो p - 2q/q हो जाएगा। अब इसमें गुणा करने के बाद q आ गया, नीचे लिखेंगे कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या। कर्ण 3 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है, और यह संख्या कौन सा है, तो लिखेंगे p - 2q/q एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बताइए दोनों संख्या आपस में कह रहा है यहाँ पर बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यह अपरिमेय संख्या और ये परिमेय है। तो लिखेंगे कर्ण 3 नॉट इक्वल टू जो है यह परिमेय संख्या। जब यह दोनों मान बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे अतः 2 + कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है, सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मान बराबर नहीं आया इसलिए अपरिमेय संख्या हो गया। अगला प्रश्न दिया गया था, यदि cot थीटा 4/5 है तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो यहाँ सबसे पहले जो है त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बना करके सबका मान निकालेंगे और मान निकाल करके इसमें भरेंगे, भर करके हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर cos थीटा बराबर दिया है 4/5। तो cos थीटा का सूत्र
क्या होता है, तो cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें कितना दिया है 4, तो 4 लिख देंगे, और कर्ण कितना दिया है 5, तो कर्ण 5 लिख देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या होता है, लंब बराबर क्या होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होता है, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय पर ही ये प्रश्न हल होगा। अब यहाँ पर कर्ण कितना है, तो कर्ण को AC कहेंगे, AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग होगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 25 में से 16 जाएगा, कनी 9 हो जाएगा, और कनी 9 का मान क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब BC जो है 3 आ जाए, मतलब लंब 3 है, आधार 4 है, और कर्ण क्या है 5 है। अब साइन थीटा का मान निकालेंगे, काश थीटा का मान निकालेंगे, और टेन थीटा का मान निकाल करके इसमें भरेंगे। तो यहाँ साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना था 3 था, कर्ण क्या था 5 था। टेन थीटा का लंब बटा आधार, लंब 3 था और आधार 4 था, और काश का मान तो निकला ही था, प्रश्न में दिया गया है। साइन थीटा इंटू काश थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा का मान 3/5 हो गया, काश थीटा का मान 4/5 हो गया, और टेन थीटा का मान 3/4 का वर्ग, यहाँ वर्ग है तो वर्ग कर लेंगे, 3 चौको क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हर बराबर नहीं, इसमें गुणा करेंगे, 16 का गुणा 12 में तो 12 गुणे 16 हो जाएगा, 25 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 गुणे 25 हो जाएगा, और 25 में 16 का गुणा करेंगे 25 गुणे 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 12 में 16 का गुणा करेंगे तो 192 हो जाएगा, और 9 में 25 का गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा, और 25 में 16 का गुणा करेंगे तो 400। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 417/400 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो अगला सीखेंगे प्रश्न नंबर 5। ये अभी प्रश्न बहुत ही IMPS कई सालों के बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो सबसे पहले दिया गया यदि बिंदु A, 0 और 0, B तथा माइनस यहाँ तथा A, -1 संरेख है, तो सिद्ध कीजिए 1/A माइनस 1/B बराबर 1, यही सिद्ध करना है। अब इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा, पहले ये तीनों बिंदु को यहाँ नोट कर लेंगे, A, 0, 0, B, A, -1, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब यहाँ संरेख होने का नियम लिखेंगे। संरेख होने का सूत्र क्या है, तो संरेख होने का सूत्र होता है x1 कोष्ठक में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब यहाँ x1 का मान क्या है, तो a है, यहाँ देख लीजिए x1 का मान a है, y2 का मान क्या है, तो y2 का मान b है, y3 का मान -1 इसने +1 हो जाएगा, x2 का मान 0 है, y3 का मान -1 है, y1 जो है y1 क्या है, तो y1 0 है, x3 क्या है, तो यहाँ पे 1 है, y1 क्या है, तो 0 है, y2 क्या है, तो यहाँ लिखेंगे y2 क्या है, तो y2 b है। क्रमशः देख करके मान को क्या करेंगे भर लेंगे। अब यहाँ a में b का गुणा होगा तो a भी हो जाएगा, a में a1 का गुणा होगा तो a हो जाएगा, 0 में गुणा करेंगे तो पूरा संख्या एक हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 में b का गुणा करेंगे तो -b हो जाएगा, 0 को छोड़ देंगे। अब क्या हो जाएगा a b उतर जाएगा, a उतर जाएगा, -b उतर गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। अब दोनों पक्षों में ए बी से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो यहाँ भी ए बी से भाग करेंगे, यहाँ पर भी ए बी से भाग करेंगे, और यहाँ पर भी ए बी से भाग करेंगे, तो ए बी बटा ए बी बन जाएगा, ए बटा ए बी बनेगा, और बी बटा ए बी, और 0 बटा ए बी हो जाएगा। अब यहाँ से जो है ए बी से ए बी पूरा कट जाएगा, क्योंकि सेम सेम है, इसमें ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, और 0 में भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि पूरा कट गया 1 हो गया, प्लस 1/b माइनस 1/a बराबर 0। अब ये माइनस ए है, -1/a, माइनस में पक्षांतर करेंगे तो +1/a हो जाएगा, ये प्लस ए है, पक्षांतर करेंगे तो -1/b हो जाएगा। तो इसको या करके लिख सकते हैं 1/a माइनस 1/b बराबर 1 सिद्ध हो गया। बहुत आसान विधि से बताया गया। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों को प्राप्तांकों का माध्य 25 है। यहाँ पर जो है माध्य दे दिया गया है और f का मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मध्यमान क्या दिया है 5, 15, 25, 35, 45 दिया गया है। विद्यार्थियों की संख्या 6 और यफ 6, और यह क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, 5 दिया गया है। और ये मध्यमान कैसे निकलता है पहले इसके बारे में समझ लेंगे। दोनों जोड़ करके आधा, 0 10 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5, 10 20 30, 30 का आधा 15, 20 30 50 का आधा 25, दोनों के जोड़ के आधा यहाँ पर रख लेंगे। अब 5 गुणा 6 में करेंगे तो 30 होगा, 15 में एफ का गुणा करेंगे 15 एफ होगा, 25 में 6 का गुणा करेंगे 150 होगा, 35 में 10 का गुणा करेंगे 350 होगा, 45 में 5 का गुणा करेंगे 225 हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे
तो 6 यफ 6 10 5 जोड़ेंगे तो यह यफ वाले परिमाण को किनारे कर देंगे और शेष अंक को जोड़ेंगे तो 27 प्लस यफ हो जाएगा। इसमें 15 यफ को किनारे कर लेंगे, शेष अंक को जोड़ेंगे तो 755 प्लस 15 यफ हो जाएगा। और समांतर माध्य दिया गया है, समांतर माध्य क्या दिया गया है, तो समांतर माध्य इसमें दिया गया है 25, तो समांतर माध्य लिख लेंगे 25। और समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, तो सिग्मा यफ एक्स बटा सिग्मा यफ होता है बराबर 25 हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है, तो 755 प्लस 15 एफ, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स का जोड़ आया है। अब बटा सिग्मा एफ का जोड़ क्या है, 27 प्लस एफ है, तो 27 प्लस एफ बराबर 25 हो गया। और 25 का गुणा, अब यहाँ पे ध्यान देंगे 27 का गुणा 25 में होगा और 25 का गुणा 25 में हो जाएगा, तो क्या बनेगा ऊपर 755 प्लस 15 एफ, 755 प्लस 15 एफ को यहाँ नोट कर लेंगे। और 25 में 675 का 25 में 27 का गुणा करेंगे तो 675 हो जाएगा, और एफ का गुणा 25 में होगा तो 25 एफ हो जाएगा। अब 675 जो है 755 के पास जाएगा और 15 एफ 25 के पास आ जाएगा, तो 25 एफ माइनस 15 एफ बराबर 755 माइनस 675 हो जाएगा। 25 में से 15 घटाएंगे 10 एफ बराबर 80 हो जाएगा, तो एफ बराबर 10 नीचे जाएगा, 10 में 80 से भाग करेंगे, एफ बराबर जो है 8 आ जाएगा। तो एफ का नाम क्या है, तो एफ का नाम जो है बारंबारता, इसमें एफ का मान पूछा गया था तो एफ का मान 8 आ गया। तो समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व किया गया। तो अब अगला प्रश्न दिया गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन ठोस के आधार पर आधार और शिखर दोनों अर्ध गोलाकार है। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेमी है और कुल ऊंचाई 30 सेमी है, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। पाई की जगह पे 22/7 रखना है। तो एक जो है लंबवृत्तीय बेलनाकार बनाएंगे और इसके दोनों सिरे पे कर अर्ध गोलाकार है, तो इधर भी अर्धगोला है और इधर भी अर्धगोला है। कुल ऊंचाई जो दिया गया है 30 सेमी है। व्यास डी बराबर क्या दिया, 14 सेमी हो गया, तो 14 सेमी है तो त्रिज्या आर का सूत्र होता है आर बराबर डी बटा 2 हो जाएगा, मतलब व्यास का आधा हो जाएगा। 14/2 हो गया, 14 को 2 से काटेंगे 7 सेमी आ जाएगा, तो आर का मान 7 सेमी आ गया, आर का मतलब त्रिज्या आ गया। अब बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। अब इधर 7 इधर खत्म और 7 इधर खत्म, तो 7 इधर खत्म हो जाएगा, किस में से, 30 में से, तभी जाकर के बेलन की ऊंचाई निकलेगा। तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगा 30 माइनस 7 प्लस 7 जोड़ लेंगे, क्योंकि इधर का 7 इधर का 7, क्योंकि ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, तो 14 घट जाएगा, तो 30 में से 14 घटा के 16 आ जाएगा, तो बेलन की ऊंचाई कितना आ गया यहाँ पर, 16 सेमी आ गया। और कह रहा है बेलनाकार भाग में जो है और यहाँ पर गोले का पृष्ठ दोनों पूरा ठोस का जो है संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है, तो पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ किसके बराबर होगा, तो पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ इसमें किसके किसके बराबर होगा, तो बेलन है इधर अर्धगोला और अर्धगोला, तो अर्धगोला अर्धगोला मिलेगा तो एक खड़ा गोला हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस गोले का पृष्ठ। अब यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो 2πr/h होता है, प्लस गोले का पृष्ठ होता है 4πr का स्क्वायर होता है। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 2πr इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, पाई को कॉमन लेंगे, r को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, h प्लस 2r बचेगा। अब 2 यहाँ नोट कर लेंगे, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, r का मान 7 हो जाएगा, h का मान 16 दिया गया है और यहाँ 2 और r का मान 7, 7 से 7 खत्म हो गया, 22 दूनी 44 हो गया, 16 उतर गया, 2 में 7 का गुणा करेंगे 14, 16 और 14 जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 में 44 का गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 1320 वर्ग सेमी हो जाएगा। बहुत आसान विधि से बताया गया। तो इसमें जो है पूरे ठोस का जब संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाएगा तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और गोले का पृष्ठ निकाला जाएगा, दोनों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें आकृति में अर्धगोला जब मिलता है तो पूरा गोला बन जाता है। तो अब अगला प्रश्न दिया गया है, चित्र में त्रिभुज ABC त्रिभुज APQ जो है समरूप है। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या है, समरूप है। यदि BC बराबर 8 सेमी है, देखिए BC बराबर 8 सेमी है, चित्र में देख लीजिए BC 8 सेमी है, PQ कितना है 4 सेमी है, और BA कितना है, तो BA जो है 6.5 सेमी है, और AP जो है A से P जो है A से P या P है तो 2.8 सेमी है। तो CA का मान ज्ञात करना है और AQ का मान ज्ञात करना है, मतलब यह भुजा और इस भुजा का मान ज्ञात करना है। तो पहले जो है ये समरूप का नियम लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज APQ। तो इसमें जो है AC अगर लेते हैं, मतलब अगर इसमें का AC, ध्यान दीजिएगा, इसमें का AC लिया जाए, इसमें AC तो AC है तो इसमें का क्या बनेगा AP हो जाएगा।
देखिए क्योंकि यहाँ पर पहला और यह कौन सा ले रहे हैं, इसमें तीसरा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर AC जो लिया गया, ध्यान दीजिए इसमें AC का मान और यह इसमें का क्या है AP का मान अनुपात, और इसमें का क्या हो जाएगा BA कहिए या AB कहिए, यह अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा, और यह अनुपात जो है क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ये तीनों अनुपात क्या कर लेंगे, बराबर कर लिया जाएगा। अब यहाँ बराबर करने के बाद से जो है अब इसमें मान रखेंगे AC का मान तो निकालना है, और यहाँ AP का मान 2.8 दिया गया है, और AB का मान 6.5 दिया गया है, और AQ का मान जो है निकालना है, और BC का मान 8 दिया गया है, PQ का मान 4 है। अब यह मान इसके बराबर है और यह मान इसके बराबर है, तो यहाँ इम्प्लाइड डेट लिख लेंगे, अर्थात AC बटा 2.8 बराबर 8/4, 4 से 8 को काट देंगे 2 बार में, अब 2 से इसमें गुणा करेंगे, 28 दूनी 56 हो जाएगा, 5.6, 28 में 2 का गुणा करेंगे 56, एक स्थान दशमलव लगा लेंगे, 5.6 हो जाएगा। मतलब यह मान इसके बराबर, अब यह मान इसके बराबर कर लेंगे, तो यह मान जो है दोनों मान ध्यान दीजिएगा, यह मान जो है यहाँ पे जो मान दिया यह इसके बराबर होगा, यह एक बार इसके बराबर होगा, तभी जा कर के मान निकलेगा। तो अगला जो बनेगा तो क्या लिखेंगे 6.5 बटा AQ बराबर 8/4, 4 से 8 कटा 2 बार में, 2 में गुणा करेंगे, 2 AQ बराबर 6.5, अब 2 को नीचे भेज देंगे, 2 से भाग करेंगे, 3.25 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। तो 6 का ग प्रश्न दिया गया है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है 2 अंकों का एक संख्या है और अंकों का योग 9 है। तो पहले लिखेंगे माना दहाई का अंक x है और इकाई का अंक क्या है y है। तो संख्या बराबर क्या बनेगा, दहाई माना गया इसलिए 10x हो जाएगा, और इसको इकाई माना गया है तो प्लस y हो जाएगा, तो 10x प्लस y। पहली शर्त से कहा है दोनों संख्या जो माने हैं x और y को, ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए। तो x प्लस y बराबर 9, और बन गया समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब अगला लिखा अंकों को परस्पर बदलने पर, अब यहाँ अंक बदल दिया गया। अब जो ये इकाई के स्थान पर जो है y था, अब दहाई बन जाएगा और ये इकाई बन जाएगा। तो देखिए 10y हो गया, मतलब यह दहाई बन गया और यह इकाई बन गया। तो दी गई संख्या लिखा गया, दी गई संख्या को अंकों को बदलने पर, और 27 क्या है अधिक है, तो यह अंक को बदल दिया गया और दी गई संख्या से 27 क्या कर दिया गया, अधिक मतलब प्लस। अब यहाँ 10y उतर गया, प्लस x हो गया। अब दी गई संख्या क्या था 10x प्लस y प्लस 27। अब x वाला को एक पास और y वाला को एक पास कर लेंगे, बराबर 27। अब क्या बनेगा 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y बराबर 27। अब 10y में से 1y घट जाएगा तो क्या बनेगा 9y हो जाएगा, और 1x में से 10x घट जाएगा तो माइनस 9x हो जाएगा, बराबर 27। इसमें से 9 कामन कर लेंगे, और जब 9 कामन हो जाएगा और 9 को कामन करके 27 के नीचे भेज देंगे, 9 3 27, 3 आ जाएगा। तो y माइनस x बराबर 3 हो गया, समीकरण नंबर बन गया 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को जो है ध्यान से जब देखेंगे तो यहाँ y प्लस में है, यहाँ y देखिए भी प्लस में है, और यहाँ x देखिए यहाँ x प्लस में है, तो यहाँ x क्या है माइनस में है। दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे, तो समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो x प्लस y बराबर 9 और y माइनस x बराबर 3। वो x से x कट जाएगा, 1y मिलके 2y, और 9 3 जोड़ेंगे तो 12, और 2 को नीचे भेजेंगे तो 12 से 2 कट जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा 6। और y का मान जब 6 आ जाएगा तो y का मान किसी भी संख्या में रखेंगे समीकरण में, y बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है x प्लस y बराबर 9, और x प्लस y का मान 6 बराबर 9। 6 को पक्षांतर करेंगे, 9 में से 6 जाएगा 3, x बराबर 3 आ गया। अतः संख्या क्या माना गया था 10x प्लस y माना गया था, तो यहाँ 10 उतर जाएगा, 10 गुणे 3 प्लस y, 10 में 3 का गुणा करेंगे 30, 30 में 6 जोड़ेंगे 36 आ गया। अब 36 जो आया क्या इन अंकों का योग 9 है, 3 और 6 जोड़िए, 3 6 जोड़िए 9 आ गया। जांच भी कर सकते हैं, दोनों संख्या का योग 9 चाहिए, 3 और 6 जोड़ने पर कितना आएगा 9 आ जा रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 36 होगा। तो अब अगला प्रश्न दिया गया है, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है।
अब यहाँ एक चिड़िया है 80 मीटर के जो है पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल से किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश देखा गया। जैसे यहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर चिड़िया बैठी है और इसका पृथ्वी तल से जब देखा गया तो इसका उन्नयन कोण क्या था, यहाँ पे बैठी थी, ध्यान दीजिए यहाँ पर बैठी थी और इसका उन्नयन कोण क्या था 60 जो है 45 अंश था। इसका उन्नयन कोण कितना था 45 अंश था। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण कितना देखा गया 30 अंश हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए और कर्ण 3 का मान 1.732 का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जो है इसकी आकृति समझेंगे। पहले यहाँ चिड़िया थी और यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पर 45 अंश का उन्नयन कोण बन रहा था। अब ये चिड़िया उड़ते हुए पी बिंदु पर आ गई तो चिड़िया उड़ने की दिशा इधर से था, उड़ते हुए पी जब बिंदु पे आ गई तो यहाँ पे इसको देखा गया तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया 30 अंश का बन गया। अब ये कितना ऊंचाई है तो इसका 80 मीटर है। कितना मीटर है 80 मीटर है और यहाँ से कितना है 80 मीटर है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है चिड़िया जो उड़ी कितनी दूरी गई x दूरी गई और यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना गई y दूरी गई है। तो इसको 2 दूरी माना गया है। पहले जब चिड़िया यहाँ से जब देखा गया 45 अंश का कोण बना तो उस समय इसकी दूरी x था और उड़ते हुए दूरी गई कितनी y गई। तो यहाँ पर बारी बारी से जो है त्रिभुज का प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके यहाँ पे हल करेंगे। तो पहले त्रिभुज के इस त्रिभुज को देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में तो यह त्रिभुज ABC में अगर हम लोग देखेंगे तो tan थीटा का प्रयोग होगा, लंब बटा आधार होगा। तो tan थीटा लंब बटा आधार सूत्र होता है। लंब इसमें AB हो जाएगा, आधार BC हो जाएगा। देखिए लंब AB हो जाएगा, आधार BC हो जाएगा। tan थीटा का मान क्या है 45 अंश हो गया, आधार जो है 80 हो जाएगा, लंब 80 हो जाएगा क्योंकि 80 दिया है, देखिए आकृति में 80 दिया है और आधार x हो जाएगा। tan 45 का मान x हो जाएगा, x में गुणा करेंगे तो x बराबर 80 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है x आ गया 80 आ गया। और त्रिभुज जो है ये त्रिभुज देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए त्रिभुज क्या बना है PCQ। अब इस त्रिभुज में जब चलेंगे तो यहाँ पे tan थीटा का सूत्र होता है, tan थीटा लंब बटा आधार हो जाएगा तो लंब इसमें 80 हो जाएगा और tan 30 अंश का मान जो है tan 30 का 1 बटा कर्ण 3 हो जाएगा और लंब जो है 80 था और आधार x प्लस वाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के टोटल दूरी, यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी x प्लस वाई ले लेंगे तो आधार x प्लस वाई हो जाएगा। कर्ण 3 का गुणा 80 में करेंगे, x प्लस वाई का गुणा 1 में करेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 80 कर्णी में 3 हो जाएगा। तो 80 कर्णी में 3 हो जाएगा गुणा करने पर। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 80 कर्णी 3। x का मान निकल गया है तो x का मान 80 रखेंगे प्लस y बराबर 80 कर्णी 3। 80 को पक्षांतर करेंगे, 80 कर्णी 3 माइनस 80 हो जाएगा। इसमें से कामन क्या दिखाई दे रहा है 80 कामन होगा, कर्णी 3 माइनस 1 हो जाएगा, 80 उतर जाएगा। कर्णी 3 का मान 1.732 माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में कहा गया कर्णी 3 का मान 1.732 का प्रयोग करिएगा। तो 1.732 में से 1 घट जाएगा, 0.732 हो जाएगा। 0.732 का गुणा जब 80 में करेंगे तो यह हो जाएगा 58.56 मीटर। मतलब चिड़िया उड़ते हुई कुल दूरी कितनी गई 58.6 मीटर दूरी वह तय की गई थी क्योंकि वाई दूरी जो है उड़ते हुए वह दूरी तय किया है। तो समय बराबर 2 सेकंड है, तो समय 2 सेकंड है तो चाल बराबर पूछ रहा है तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो चाल कितना आया है तो चाल का मान निकालना है इसमें। तो चाल बराबर दूरी कितना गया 58.56 और समय 2 है, 2 से भाग कर देंगे 29.28 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल आ जाएगा।